जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 4 अप्रैल है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है, यानी करंट अफेयर्स से होता है। और हम सभी लोग जानते हैं करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो किसी भी परीक्षा में कितना बड़ा होता है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लक्ष्य 007 करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरीडे की जो PDF फाइल है करंट अफेयर्स की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के कल के अंत में पूछे गए प्रश्न पर कि वीडियो के अंत में जब कल पूछा गया था प्रश्न था वो क्या था, और इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने लगभग जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है और अपनी तैयारी के लिए समर्पित है उन्होंने इसका आंसर दिया है और काफ़ी अच्छा आंसर दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अब तक के एकमात्र एशियाई हैं, एशिया में एकमात्र व्यक्ति हैं या एकमात्र रेंजर हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र एशियाई व्यक्ति हैं या एशियाई रेंजर हैं। अभी ये जो राजाजी टाइगर रिजर्व है या राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, उसमें ये रेंजर के रूप में नियुक्त हैं। कौन? अभी महेंद्र गिरी। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है या टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर राजाजी रखा गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत और अमेरिका की सेना के मध्य वज्र प्रहार 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी भारत और अमेरिका की सेना के मध्य वज्र प्रहार 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विशेष सेनाओं के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार 2021। ये इसका 11वां संस्करण है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय पासेक्स अभ्यास हुआ, जो कि 28 से 29 मार्च के में चला। पासेक्स भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है। जो मित्र देश हैं उनके साथ आयोजित किया जाता है। अमेरिका के साथ किया गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया जा चुका है, जापान के साथ भी किया जा चुका है। तो इसका जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के बीच जो रक्षा सुधार है उसको बढ़ावा देना इन सैन्य अभ्यासों का उद्देश्य होता है कि जो प्रमुख देश होते हैं जो अभ्यास करते हैं इसमें अपने अपने देश की जो सैन्य गतिविधियां हैं, यानी कि किस तरीके की सिचुएशन में क्या कार्य करना है उस पर कार्य करते हैं और नए नए जो हथियार होते हैं उस पर जानकारी और ज्ञान को साझा करना इन संयुक्त सैन्य अभ्यासों का जो उद्देश्य होता है ये उद्देश्य होता है कि कैसे जो हम दूसरे नए प्रमुख हथियार हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि सुर्खियों में रहा संविधान का अनुच्छेद 244A का संबंध किस वर्ग से है? तो ऑप्शन है जनजाति वर्ग, कृषि वर्ग, महिला संरक्षण वर्ग, बाल संरक्षण वर्ग। तो इसका आंसर होगा जनजाति वर्ग। तो जनजाति वर्ग से इसका संबंध है किसका? अनुच्छेद 244A का। तो किस प्रकार से अभी सुर्खियों में बना रहा है या इसकी क्या विशेषता है 244 की, इस पर हम एक दृष्टि डालें तो अनुच्छेद 244A असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य का गठन करता है, ऑटोनॉमस एरिया का गठन करता है, ऑटोनॉमस स्टेट का गठन करता है, यानी कि वहाँ पर जो लोकल या स्थानीय जो सरकार है उसका शासन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर चलेगा और इसके साथ साथ के राज्य सरकार से एक संबद्धता भी स्थापित होगी और राज्य सरकार वहाँ पर कोई भी कार्य करने से पहले वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उससे विचार विमर्श जरूर करेगी। तो इस स्वायत्त राज्य का गठन करने का प्रावधान करता है कहाँ? असम के आदिवासी क्षेत्रों में। कौन? 244A, अनुच्छेद 244A। और ये स्थानीय
स्थानीय विधायिका परिषद के गठन की भी अनुमति देता है, यानी कि जो स्थानीय क्षेत्र है, लोकल बॉडी है, वहाँ पर लेजिस्लेचर यानी कि कानून अपना एक नियम और कानून बनाने की शक्ति देता है और एक कैबिनेट भी बनाने की पावर ये देता है। इसे 1969 में संविधान में जोड़ा गया था संशोधन करके, 1969 में संशोधन करके इसे संविधान में जोड़ा गया था 244A को। और उनसे 244A असम के आदिवासी लोगों की सुरक्षा के लिए संविधान में रखा गया था और ये आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त शक्ति प्रदान करता है, ऑटोनोमस पावर प्रदान करता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यह संविधान की 6ठी अनुसूची में जो स्वायत्त परिषद है उसके प्रावधान से ये अलग है बिल्कुल, यानी संविधान की 6ठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं उसमें स्वायत्त परिषदों की, ऑटोनोमस काउंसिल्स की बात की गई है, जिससे ये बिल्कुल अलग है। तो वहीं अगर पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाए तो अधिक राजनीतिक स्वायत्तता और शासन के विकेंद्रीकरण के लिए स्वायत्त परिषदें स्थापित की जाती हैं, यानी कि जो गवर्नेंस डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, उसको बढ़ावा दिया जा सके और जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक स्तर पर ही सीमित ना रह सके बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी हो और जो जन भागीदारी है यानी कि लोगों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके। तो सुर्खियों में बने रहने का भी जो कारण रहा है इसका 244 का वो ये रहा कि असम का जो कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है और नॉर्थ कैचर हिल है, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र और नॉर्थ कैचर हिल्स, इनके नेताओं ने अनुच्छेद 244A के प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। कहाँ पर? कार्बी आंगलोंग में और नॉर्थ कैचर हिल्स में। कहाँ है ये? असम में है। तो भारतीय संविधान की अगर 6ठी अनुसूची में देखें तो 4 राज्य आते हैं AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान किया गया वो 6ठी अनुसूची में किया गया। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में बात की गई है। तो इसी के साथ चल देखें तो असम ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। असम कहाँ का? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी कि अगर आप असम को देखेंगे तो असम की बाउंड्री सभी उत्तर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर के केवल एक राज्य को छोड़कर, सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी 6 राज्यों से असम की सीमाएं लगती हैं। इसी के साथ इसकी राजधानी दिसपुर है और इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और इसका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी गुवाहाटी में स्थित है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर एनर्जी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है केरल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका स्पष्ट आंसर होगा हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में अभी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा और ये रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC इसे जो है रामागुंडम में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में स्थापित करेगा। जो उसका थर्मल पावर प्लांट है उसके जलाशय में ये स्थापित करेगा। इसकी क्षमता 100 मेगावाट होगी और इसमें लगभग 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कुछ जो बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बड़े पैमाने पर होती है और इससे जलवायु परिवर्तन होता है, जिसको रोकना भारत की प्रतिबद्धताओं में से एक है। एक जो जलवायु समझौता हुआ 2015 में उसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा उस समय भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भी फ्रांस के साथ मिलकर किया था। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने और भारत में हरित ऊर्जा का उत्पादन करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाएगा, जिसका डिस्कशन मैंने पीछे जब इसके बारे में बात की गई थी, करंट अफेयर्स में इशू चल रहा था तो मैंने इसको डिस्कस किया था। शायद जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको ये मिल जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये तैरता हुआ नहीं है,
क्लियर है, ये तैरता हुआ नहीं है, जो कि कहाँ नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर जो है मध्य प्रदेश में, वो तैरता हुआ नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा और इसकी क्षमता जो है 600 मेगावाट होगी। इसी तरीके से एक करंट अफेयर्स और मैंने पीछे डिस्कस किया था आप लोगों से कि अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को मिला होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म सिंगापुर में बनाया जाएगा। तो ये तैरता हुआ सौर फार्म जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा, वो कहाँ होगा? सिंगापुर में बनाया जाएगा। तो इन लास्ट की जो 2 लाइन आपको दिख रही हैं, इन दोनों लाइनों को लेकर एक करंट अफेयर एक दिन अलग अलग दिन करंट अफेयर्स था और इन पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी पर पूरा डिस्कशन किया था। इसके अलावा इस पर कौन कौन से बांध हैं और जो सुर्खियों में रहने, ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो भ्रंश घाटी है उसका क्या महत्व है जहाँ से ये नदी निकलती है। तो इस सब पे मैंने पूरा डिस्कशन किया था। तो इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहें, अंत तक बने रहें और एक एक शब्द को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप लगभग 1 महीने तक आप नोट डाउन करते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर आप 1 महीने नोट डाउन करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा से चीज़ों को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वहाँ नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर आपको कुछ नया मिल रहा है। अगर नया नहीं मिल रहा है तो वही चीज़ें रिपीट होती हैं बेसिक्स के साथ। तो बेसिक्स में आप उन चीज़ों को नोट डाउन मत कीजिए, बस सुनिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो कलिंग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन, मार्कंडेय नारायण, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, शरद पगारे। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, विश्वभूषण हरिचंदन। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2021 के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन से पुरस्कार से? कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती और सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिकोत्सव के दौरान दिया गया। यानी कि 600वीं जयंती है किसकी? एक आदि कवि हैं सरला दास जी, उनकी जयंती के अवसर पर यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। और कलिंग रत्न पुरस्कार जो है लेखकों को उनके उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जो उत्कृष्ट साहित्य कार्य हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। और कलिंग रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है वो सरला साहित्य संसद द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सरला साहित्य संसद द्वारा की गई। इस पुरस्कार में सरस्वती देवी की एक चांदी की मूर्ति और एक तांबे की पट्टिका शामिल है। और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने सरला दास को आदि कवि और उड़िया साहित्य में एक प्रतिभा के रूप में वर्णित किया। और उन्होंने उपराष्ट्रपति जी ने 15वीं शताब्दी में सरला दास द्वारा लिखित सरला महाभारत के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो सरला महाभारत सरला दास द्वारा लिखित पुस्तक है और उन्हीं के सम्मान में जो है कलिंग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिवीजन जरूर करना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले व्यास सम्मान भी दिया गया। व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वो किसे प्रदान किया गया? शरद पगारे को प्रदान किया गया। अभी कल या परसों की जो वीडियो है हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण और भी अवार्ड्स हैं जो कि साहित्य से है या लेखन शैली से संबंध रखते हैं। उसी तरीके से कलिंग रत्न पुरस्कार भी लेखन शैली से संबंध रखने वाला पुरस्कार है और इससे प्रश्न बड़े आराम से बनते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत से चीनी और कपास का फिर से आयात किस देश ने शुरू किया। देखिए यहाँ पे आंसर मैं बता दूं, पाकिस्तान ने चीनी और कपास का फिर से आयात शुरू किया है। पाकिस्तान ने तो बड़े ही तैश में एक तरीके से कहा जाए तो 370 जब हमारे संसद ने 370 में संशोधन किया था तो बड़े ही जोश के साथ पाकिस्तान ने हमसे कपास और चीनी को लेने से मना कर दिया था, कि रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि भाई जो पाकिस्तान है वो बगैर इंडिया का चल ही नहीं सकता है, भले ही चीनी यानी कि जो चीन है वो उनको कितना ही सपोर्ट कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब दोबारा से जो है जब पाकिस्तानी मार्केट में चीनी की कमी होने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, तो कुल मिला के पाकिस्तान को भारत से एक बार फिर से आयात के लिए समझौता करना पड़ा है मजबूरन, और चीनी का आयात किया जा रहा है। उसके साथ साथ वो कपड़े भी हमारे ही धागों से बने हुए पहनेंगे, हमारे ही कपास से बने हुए पहनेंगे, तो वो कपास का भी आयात करेंगे, क्योंकि बड़े
पैमाने पर जो कपास का उत्पादन है वो भारत में ही होता है। अब चूंकि भारत में होता है तो कपास वो कहाँ से मंगाएंगे, तो सीधी बात है कि कपड़े भी वो हमारे बने हुए कपास से बनेंगे। लेकिन वही कहते हैं कि जो दिमाग ख़राब होता है तो कोई भी कुछ भी निर्णय ले लेता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने वही काम किया था कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत से चीनी और कपास और इसके साथ साथ धागा तक भी आयात करने का भी फैसला लिया है। और ऐसा कदम उसने दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। और भारत द्वारा अपने संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ये व्यापार संबंधों को रद्द कर दिया था। उस समय तो बड़े ही जोश के साथ रद्द किया था, लेकिन अब जो है उस होश आ रहा है पाकिस्तान को और वो दोबारा से वही रिश्तों को कायम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चीन तो केवल वहाँ पर इस उद्देश्य से है कि वो पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बना सके, लेकिन यहाँ भारत के साथ जो उसके संबंध हैं वो एक तरीके से व्यापारिक बनाने और एक मित्रतापूर्ण रहने के बजाय वो चीन की तरफ टिल्टेड है, तो जिसकी वजह से उसका खामियाजा उसे लगातार भुगतना पड़ भी रहा है। तो पाकिस्तान अपने लघु और मध्यम उद्यमों की मांग को पूरा करने के लिए कपास और यार्न यानी कि धागा के आयात करेगा और इसका फ़ायदा जो है पाकिस्तान के कपड़ा निर्माण उद्योग को मिलेगा। तो हमने भी कहा ठीक है भाई ले जाओ अब, और क्या कर सकते हैं इसमें। नालायक मित्र तो नालायक ही होता है, या नालायक भाई कह सकते हैं, तो भाई ही होता है। तो यहाँ पर हमने भी जो है आयात का मौका दे दिया है कि ठीक है ले लो। लेकिन जो 2019 में हमने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था वो हमने वापस नहीं किया है, उसे फिर से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि जो किसी देश को अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं तो उसके साथ अगर हमारा व्यापार होता है तो हम उसको जो है दूसरे अन्य देशों के मुकाबले वो वस्तु कम रेट पर और टैक्स फ्री करके देते हैं, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे से बने रहें। तो उसी को ही मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं। और भारत ने 2019 में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था, MFN का दर्जा, जिसको अभी तक उसने वापस पाकिस्तान को नहीं दिया है वो दर्जा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अब रेट हाई करके मिलेंगे, जो दूसरे देशों को देता है भारत कोई भी वस्तु वही रेट पर पाकिस्तान को भी मिलेगा। तो भारत कपास का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? भारत। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसी देशों की निर्भरता इस पर बनेगी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है गजेंद्र भट्ट, रविंद्र S. अय्यर, मुखमीत भाटिया, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुखमीत भाटिया। मुखमीत भाटिया को अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मुखमीत भाटिया को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त महासचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 24 फरवरी 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 24 फरवरी 1952 में की गई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? वैधानिक निकाय, लीगल बॉडी है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि लीगल है। लीगल का मतलब होना कि इसको किसी संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। वैधानिक का मतलब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक के द्वारा इसे बनाया गया है, यानी कि इसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत इसे स्थापित किया गया था। कब? 1948 में लाया गया था एक अधिनियम संसद द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत इसे स्थापित किया गया था। तो चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत सरकार ने हाल ही में किस समाज सुधारक के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो ऑप्शन है राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। तो इसको अब वो भारत सरकार ने एक सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है, यानी कि अब 14 अप्रैल को अवकाश हुआ करेगा, छुट्टी हुआ करेगी, हॉलीडे हुआ करेगा। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर। तो सार्वजनिक अवकाश को घोषित किया गया है 14 अप्रैल को। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान को एक दृष्टिकोण प्रदान किया और इसके साथ ही देश हर साल पहले से ही उनके जन्म दिवस के अवसर पर अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाता आ रहा है। तो सरकार ने इस बार जो घोषणा की है कि 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसे घोषित किया है 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल 2021 को अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर की 123वीं
130वीं जयंती मनाई जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलित आइकॉन थे। उन्होंने असमानता, अन्याय और दलित समुदाय के समस्याओं के साथ भेदभाव के खिलाफ असमान रूप से बात उठाई थी और 1990 में उन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी, 1956 में हो गई थी, लेकिन 1990 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है सुभाष कुमार, नारायण मूर्ति, ज्ञान प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुभाष कुमार। सुभाष कुमार जी जो कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है और उन्होंने सेवानिवृत्त शशि शंकर का स्थान लिया है, जो अभी रिटायर हुए हैं। कौन? शशि शंकर जी रिटायर हुए हैं, तो उनका स्थान जो है अभी किसने लिया है? सुभाष कुमार जी द्वारा लिया गया है, जो कि ONGC के प्रबंध निदेशक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ONGC का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये एक महारत्न कंपनी है। ONGC पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ONGC की एक सहायक कंपनी है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर कि ICC के ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर होगा बल्लेबाजों की श्रेणी में विराट कोहली जो है शीर्ष स्थान पर बने हुए। तो भारतीय कप्तान विराट कोहली ICC ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो बाबर आजम है, जबकि रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। वहीं ICC गेंदबाज रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह जो है वो चौथे स्थान पर रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा आपका 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म एक तरीके की मानसिक बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी माना जाता है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2008 में इसे मनाया गया था पहली बार। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में इसे नामित किया। इसमें क्या है कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक व्यापक शब्द है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग न्यूरो डेवलपमेंट विकारों का एक समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका शरीर बढ़ने लगता है या कहा जाए कि उनकी आयु तो बढ़ती है लेकिन उनके मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाता। यानी कि अक्सर ऐसे कई केसेस देखे जाते हैं जिसमें आयु तो अडल्ट होती है, यानी कि बालिक आयु हो जाती है, अडल्ट आयु हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मस्तिष्क जो है 5 साल के 6 साल के बच्चे का बना होता है। तो ऐसे कुछ जो बीमारियां हैं जिसमें मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं उसे ऑटिज्म कहा जाता है। और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए न्यूरो डेवलपमेंट विकारों की जागरूकता को फैलाने के लिए ये प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। तो प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ऑप्शन आपके सामने है 97, 102, 135, 140। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं अंत तक वो कमेंट में अपना आंसर जरूर दें, गलत ही सही। जब तक आप गलत नहीं करेंगे सही करना कभी नहीं सीखेंगे। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप गलत किए बगैर सही करना सीख जाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको पहले गलत करना सीखना होगा, तभी जाकर आप सही सीखेंगे। तो यानी कि अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैस कीजिए, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अपने इस आंसर को। इसी के साथ ही वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत अधिक सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छे वीडियोज़ आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। इसके साथ ही GS से रिलेटेड दूसरे अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी आपके पास पहुँचेगी जल्द से जल्द, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद, जय हिंद।